नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के से बड़े पैमाने पर एमओयू और निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे प्रदेश में लगभग 5 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले इस दौरान कई एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए। साथ ही आपको बता दें सिंगापुर दौरे में कई उपलब्धियां भी जो है सरकार को मिली है। यूपी में निवेश जो है बढ़ने की संभावनाएं बढ़ी हैं। साथ ही कई बड़ी कंपनियों ने भी यूपी में अपना जो है इंटरेस्ट दिखाया है। साथ ही कई एमओयू पर भी इस दौरान हस्ताक्षर किए गए। 60,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर, 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। साथ ही एमआरओ, कार्गो हब, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक, स्की और फिटनेक क्षेत्रों में सहयोग। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा विकसित। एमआरओ और कार्गो हब के रूप में विकसित करने पर चर्चाएं हो रही हैं। शीर्ष नेतृत्व से औद्योगिक और तकनीकी साझेदारी पर वार्ता भी होगी। तो वहीं आपको बताते चले सिंगापुर दौरे की ये खास उपलब्धियां, जहां सिंगापुर दौरे में भारत ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत और सिंगापुर के बीच 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए। इस दौरान आपको बता दें एमआरओ, कार्गो और हब, सब सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। साथ ही लॉजिस्टिक्स, स्कीइंग और फिनटेक क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ने पर चर्चाएं हुई। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एमआरओ और कार्गो हब के रूप में विकसित करने की योजना है। उच्च स्तरीय बैठक में औद्योगिक और तकनीकी साझेदारी मजबूत करने पर भी इस दौरान जोर दिया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें सीएम योगी का निवेश दौरा अब संपन्न। सिंगापुर, जापान से निवेश समझौते, जहां सीएम योगी का दौरा किन मायनों में सुपरहिट है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। सीएम योगी का सिंगापुर जापान दौरा निवेश के लिहाज से अभूतपूर्व रूप से सफल साबित होता हुआ दिख रहा है। कुल 1.5 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। कुल 2.5 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव जो है प्राप्त किए गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा सफल रहा। इस दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपए के समझौते हुए और 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश भी प्राप्त मिले। वहीं इससे राज्य में नए उद्योग और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों से उत्तर प्रदेश में और निवेश करने की अपील भी की है। तो वहीं आपको बताते चले इस दौरे के दौरान कई सबल निवेश जो है यूपी सरकार को मिली, यूपी को मिले। जहां जापान दौरे की उपलब्धियां क्या है, 90,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर, 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त। कृषि, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में निवेश। एलओ सीरीज मैगलेव ट्रेन की उन्नत परिवहन तकनीक पर चर्चाएं। ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। जापान सिटी यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 500 एकड़ में विकसित होगी। तो वहीं आपको बताते चले जापान दौरे में बड़ी उपलब्धियां रही। 90,000 करोड़ रुपए के ये समझौते एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं और 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। निवेश कृषि, मशीनरी, गाड़ियां, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक में होगा। दौरे में एलओ सीरीज मैगलेव ट्रेन की नई तकनीक पर भी चर्चाएं हुई। ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए जाने का फैसला हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे के पास 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित होगी। साथ ही आपको बताते चले इस दौरे के दौरान इन कंपनियों से के साथ समझौते, वो कंपनियां कौन सी हैं, उन कंपनियों को भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। कुबोटा कॉर्पोरेशन, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड, फैनुक कॉर्पोरेशन, मित्सुबिशी एंड कंपनी लिमिटेड, मारुबेनी कॉर्पोरेशन, MUFG बैंक। वहीं आपको बता दें इन कंपनियों के साथ जो है समझौते हुए। मित्सुबिशी एंड कंपनी लिमिटेड जिनके साथ ये समझौता हुआ, मारुबेनी कॉर्पोरेशन और साथ ही MUFG बैंक, कुबोटा कॉर्पोरेशन, इन कंपनियों के साथ इस दौरे के दौरान समझौते हुए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुख्य सलाहकार और पूर्व आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2027 तक रहेगा। अवनीश अवस्थी को मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली सलाहकारों में माना जाता है। उनके अनुभव को, प्रशासनिक कौशल
के सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों और नीतियों को लागू करने में मदद मिलती है। अधिकारियों का कहना है कि उनके कार्यकाल में वृद्धि से राज्य सरकार के कामकाज में स्थिरता और प्रभावशीलता बनी रहेगी। अवनीश अवस्थी का कार्यकाल बढ़ा दिया, 1 साल और बढ़ा दिया गया है, जहां मुख्यमंत्री के बने रहेंगे सलाहकार। 28 फरवरी 2027 तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो वहीं मैनपुरी में प्रभावी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने 2026 के बजट की समीक्षा के लिए मैनपुरी का दौरा किया। उन्होंने जिला अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर जनहित योजनाओं और 15 नई योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने पर चर्चाएं की। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी 17% से घटकर 9% हो गई है और इससे और कम किया जाएगा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुकन्या धन योजना, विवाह योजना, सड़क, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट निर्माण पर खर्च होगा। तो वहीं सीतापुर के पौराणिक तीर्थ मिश्र में होली परिक्रमा मेले का आज शुभ और भव्य आरंभ हुआ, जहां आपको बता दें प्रदेश सरकार ने मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने फीता काटकर मेला की शुरुआत की। वहीं जिलाधिकारी मुनेंद्र अवस्थी, विधायक रामकृष्ण भार्गव, सांसद प्रतिनिधि अजय भार्गव और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मेले की विधिवत शुरुआत हुई है। अतिथियों ने कहा कि मेला क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल और स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है और साथ ही आपको बता दें श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और पूरा क्षेत्र भक्ति और उल्लास के रंग में रंगा हुआ नजर आया। तो वहीं भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद का यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा में निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर ओजोन सिटी स्थित घर लाया गया, जहां परिवार और शुभचिंतकों ने अंतिम दर्शन की सूचना मिलते ही रिंकू सिंह भी अलीगढ़ पहुंचे। इसके बाद आपको बता दें रोटरी मोक्ष धाम में पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। बड़े भाई सोनू सिंह ने पिता की मुखाग्नि दी। साथ ही अंतिम संस्कार में स्थानीय नेता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए, रिंकू सिंह के पिताजी बीमारी के कारण उन्हें छोड़कर चले गए। एक पिता का जाना बेटे के लिए तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ा होती है। वही पीड़ा के कारण उन्हें आज दुखी है, स्वयं क्रिकेट छोड़कर बीच में आना पड़ा। और रिंकू सिंह के पिताजी ने स्वयं इतनी मेहनत की, सिलेंडर सप्लाई कर उस बेटे को अपने को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। वो उसका पिता चला जाना तो उससे ज्यादा बेटे के लिए दुखदायी क्या हो सकता है। क्योंकि ध्यान रखिए, जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है और बाप चला जाए, तो बाप जाने के बाद तो ये मान के चले वो से शरीर से ही आदमी की हिम्मत टूट जाती है, कितना भी वो हो। तो उसमें ही आज उनका दाह संस्कार था, उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं आया। शोक परिवार सांत्वना देंगे। मैं तो यही निवेदन, यही प्रार्थना करूंगा भगवान प्रभु से कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे और रिंकू सिंह को, रिंकू सिंह के परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और आशीर्वाद प्राप्त। तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने टॉप 10 माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला की 275.97 करोड़ से अधिक की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की। ये कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी एसडीएम बेहट की मौजूदगी में मुनादी कराई गई। वहीं हाजी इकबाल पर आपको बता दें 62 संगीन मामले दर्ज है और ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ जैसी केंद्रीय एजेंसियां उनकी जांच कर रही हैं। पुलिस ने अवैध और बेनामी संपत्तियों को कुर्क किया। इससे पहले भी लगभग 837 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। पुलिस ने कहा कि माफिया के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। तो यहाँ आपको बताते चले लगातार पुलिस माफियाओं पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। माफिया के घर पर यूपी पुलिस की कार्यवाही, जहां कई लाख करोड़ की संपत्तियों को पुलिस ने जब्त किया।
यूपी पुलिस की कार्यवाही, जहां 32 मामलों में नामजद हाजी इकबाल की संपत्ति पुलिस ने कुर्की माफिया पर स्तर पे टॉप 10 के रूप माफिया के रूप में चिन्हित और जनपद सहारनपुर का हिस्ट्री शीटर हाजी इकबाल उर्फ बाला, इसके विरुद्ध टोटल 52 मुकदमे पंजीकृत हैं। अलग अलग एजेंसियां भी, केंद्रीय एजेंसियां भी, जैसे कि ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ वगैरह विभिन्न प्रकरणों में इसकी जांच कर रहे हैं। इसके विरुद्ध जो मुकदमे लिखे गए थे उनमें पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके आज एक गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में 2 अरब 75 करोड़ 97 लाख रुपए के आसपास की जो संपत्ति है, अचल संपत्ति, उसको कुर्क कराया है, जो इसने विभिन्न लोगों के नाम पे उसको रखा था तथा अलग अलग शेल कंपनियों के माध्यम से उसको उनके नाम इसने की थी। इसके अलावा पूर्व में भी इसके पास से जो अचल संपत्ति है लगभग 837 करोड़ रुपए की, उसको भी नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कराया जा चुका है। लगातार इसकी जो अवैध रूप से संपत्तियों की जांच जनपद सहारनपुर की पुलिस द्वारा किया जा रहा था। उसी के क्रम में आज ये एक बड़ी कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से हुई है। इसमें जो भी इसकी अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्तियां हैं, उनको नियमानुसार कुर्क कराने के लिए जो हमारे सीओ गहट है और एसडीएम है और पूरी पुलिस और प्रशासन की जो टीम है, वो वहाँ मौके पे जाके मुनादी करा के जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो करा रहे हैं। इस व्यक्ति के विरुद्ध और भी जो मुकदमे हैं, जिनमें और भी संपत्तियों को हम चिन्हित कर सकते हैं, वो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इनके जो मुकदमे हैं उसमें प्रभावी पैरवी भी कराई जा रही है, जिसमें कि जल्द से जल्द उनका कन्विक्शन कराया जा सके। और भी जितने इस तरह के माफिया चिन्हित हैं हम लोग के, उस पर लगातार पुलिस की सतर्क दृष्टि बनी हुई है और एक सिस्टमेटिक एक्शन प्लान बना के सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। तो वहीं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मैनपुरी में अधेड़ मोड़ों पर सिमर लगाने का प्रशिक्षण किया गया, जहां एआरटीओ शिवम यादव और एआरटीओ दीपांशु गंगवार ने इसे लागू किया। वहीं दीपांशु गंगवार ने बताया कि यदि ये प्रशिक्षण सफल रहा तो चिन्हित स्थानों पर बड़े मिरर लगाए जाएंगे, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या कम होगी। मैनपुरी में हर साल सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, कई लोग घायल या विकलांग हो रहे हैं और सरकार और पुलिस स्कूलों व चौराहों पर जागरूकता अभियान चला रही, लेकिन अंधे मोड़ों पर दुर्घटनाएं अब भी होती हैं। सर्वप्रथम तो सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और मेरी छोटी सादा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो कलेक्ट्रेट की तरफ एक ब्लाइंड मोड़ है, जिसपे दुर्घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो इससे मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि कम से कम एटलीस्ट इस पर कॉन्वेक्स मिरर टू बी इंस्टॉल्ड एट दिस पोजिशन, कि कम से कम सामने से या उधर से कोई आ रहा है तो हमें सूचना मिल जाए, तो हम थोड़ा सा सावधान हो जाए। तो इसीलिए मेरी ये पहल है कि कम से कम मैं अपने घर को सुधारूंगा, उसके बाद ही आगे की सुधार की बात करूंगा। तो सर्वप्रथम मेरा ये पहला प्रयास था, इसको मैंने किया है। इसके अलावा भी मुझे कहीं अगर ऐसा मोड़ दिखाई पड़ेगा तो उसको मैं सही करने की कोशिश करूंगा और उस पर भी जो है कॉन्वेक्स मिरर लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा विभाग, पीडब्ल्यूडी है, पुलिस है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब मिला के हम लोग ब्लैक स्पॉट खोजते रहते हैं और जहाँ पे भी एक्सीडेंट रिपीट्स होते हैं तो वो भी हमारे जो है सब चिन्हित हो चुके हैं और इसके लिए जो है आगे कार्रवाई जारी है और सभी विभाग इस पर कार्य कर रहे हैं। जनपद में एग्जैक्ट डाटा अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इस पे काम ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये अनवरत चलता रहता है। ऐसा नहीं कि आज जो हमने स्पॉट डिसाइड कर लिया तो यहीं पे द एंड हो गया। बहुत सारे हर रोज नए जो है ब्लैक स्पॉट हमें नजर में आते हैं, तो फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको दिखती है, तो उनको हम चिन्हित करते रहते हैं
वो डाटा आप पढ़ते रहते हैं। अरे सब टेक्नोलॉजी तो पुरानी है, लेकिन मेरे में ये पहली बार आप लेकर आए हैं। अभी ये कितने महीने लगवाया आप? अभी ये मेरा पहला प्रयास है। अभी फिलहाल तो मैंने जो है अपने विभाग के बाहर ही लगाया है। इसके अलावा मैं जो मेरे नज़र में है उन पे मैं नेक्स्ट टारगेट मेरा वो है। तो वहीं बिजनौर की नजीबाबाद तहसील के काशीपुर रामपुर गांव में कैंसर से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीण इससे बढ़ते खतरे को लेकर डर और चिंता में है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में हैंडपंपों के पानी की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी दूषित है और गांव में गंदगी के ढेर स्वास्थ्य के लिए खतरा है। वहीं धनीराम ने बताया कि पिछले 10-12 साल से कई लोग कैंसर से मर रहे हैं और कई अभी भी बीमार हैं। ग्रामीण प्रशासन ने जल्द कार्यवाही और जागरूकता की मांग कर रहे हैं। जी साहब, एक तो गांव में सफाई का जो हो नहीं है। दूसरी बात यह है जो हमारे गांव का जो पानी है वो दूषित हो चुका। प्रशासन भी थोड़ा सा इसमें जो ढिलाई बरत रहा है। 28 मौतें कैंसर से हो चुकी अब तक और कुछ व्यक्ति जूझ रहे हैं कैंसर से साहब। तो मेरा यही प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि वो थोड़ा सा इधर जो ध्यान दें और जागरूक करें और पानी की और गांव की साफ सफाई पर ध्यान दें। जनपद बिजनौर का थाना नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के एक ही गांव में कैंसर की गंभीर बीमारी से 28 लोगों की मौत हो गई। एक ही गांव में हुई 28 लोगों की मौत से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम के आदेश के बाद जांच टीम मौके पर पहुंच गई है और ग्रामीणों की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि जांच टीम गांव में पहुंचकर जो हैंडपंप है उनके पानी का भी सैंपल ले रही है। बताया गया है कि इसी गाँव में 10 से 12 साल में जो है 28 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का मानना है कि गांव में जो है गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और गांव का पानी भी दूषित हो चुका है, जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी से लोगों के मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बारन टीवी नेशनल के लिए प्रीतम सिंह, बिजनौर। तो वहीं कानपुर में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने वाले के लिए प्रशासन ने बड़ा बदलाव किया है। 1 मार्च 2024 को उप निबंधक कार्यालय शाम 8 बजे तक खुलेंगे और हर रविवार भी काम होगा। चारों सदर कार्यालय तिमाही रोस्टर के अनुसार दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। रविवार को एक कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सेवाएं देगा। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को वैकल्पिक छुट्टी मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे लंबी लाइनों में कमी आएगी और आम जनता को रजिस्ट्री कराना आसान होगा। मैं यहाँ कानपुर नगर में सदर तृतीय का सब रजिस्ट्रार हूँ और अभी एआईजी साहब से मेरी वार्ता होकर के मुझे उन्होंने अधिकृत किया कि आप लोगों के माध्यम से इस खबर को अधिक से अधिक प्रसारित करें, जिससे कि जनता को अधिकाधिक लाभ मिले। अभी उत्तर प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना, जो कि बहुत सारे लोग अपने कार्य दिवस में रजिस्ट्री कराने के लिए नहीं समय पाते हैं, तो वो समय के लिए उनको इधर उधर नहीं भटकना है। संडे के दिन ओपन किया जाएगा। 1 मार्च से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है और रोस्टर वाइज हर एक संडे को कोई ना कोई कार्यालय खुलेगा, चाहे वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में से कोई ना कोई कार्यालय खुलेगा, ये निश्चित है। और ऐसे लोग जो कि दिन में अपना समय नहीं निकाल पाते हैं, वो शाम को 1 बजे से 8 बजे तक के बीच हमारे 4 जोन हैं कानपुर नगर में। इस 4 जोन में से एक जोन 1 बजे से 8 बजे तक खुलेगा। शेष 3 जोन 10 से 5 अपना रेगुलर वर्किंग करते रहेंगे और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जनता को अधिकाधिक लाभ दिया जाए, किसी को बिना परेशानी के यहाँ पर आकर सुगमता से कार्य कर सके। तो वहीं हाथरस के चंदम्पा इलाके में मोनिका नाम की दुल्हन ने शादी के 3 दिन बाद ससुराल से भागकर बड़ी चोरी की। शादी 21 फरवरी को हुई थी। 22 फरवरी को सुहागरात में उसने पति सुनील पर चाकू से हमला किया। परिवार को समझाने बुझाने की कोशिश असफल रही। 25 फरवरी को उसने सभी के लिए खाना बनाया। खाना बनाने के बाद परिवार बेहोश हो गया और मोनिका करीब 10 लाख रुपए के सोने, 4-5 लाख रुपए की चांदी और 18,000 नगद लेकर फरार हो गई। आरोप है कि वह अपने रिश्ते के चाचा के साथ भागी है।
तो वहीं चंदौली के अलीनगर में पुलिस ने अवैध डीजल कारोबार पर बड़ी कार्यवाही की। इंडियन ऑयल डिपो गेट और जीटी रोड किनारे बने गोदामों में तेल से भरे टैंकर काटते हुए आधा दर्जन लोग पकड़े गए। वहीं करकट से भरे गोदाम से भारी मात्रा में डीजल बरामद हुआ। 2 कारों में रखे कैनों से करीब 1000 लीटर डीजल जब्त किया गया। पुलिस ने डीजल से भरे 2 टैंकर भी जब्त कर कब्जा किया। वहीं छापेमारी की सूचना पाकर तेल माफिया फरार हो गए। कार्यवाही इंस्पेक्टर भैरवनाथ यादव की 7 सदस्यीय टीम ने की। एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर भी मौके पर मौजूद थे। तो वहीं कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 10.73 लाख रुपए की नकदी बरामद की। यह घटना 16 फरवरी की शाम नगर के शताब्दी पार्क के पास हुई थी। पहले पुलिस ने 4 आरोपियों को अब्दुल रहमान, शुबान खान, लारेब और सिद्दीकी और मोहम्मद जिशान को पकड़ा। उनकी निशानदेही पर यासीन और मुजाहिद को पकड़ने गई पुलिस और बदमाशों में फायरिंग की। वहीं आपको बता दें, उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्यवाही कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इनकाउंटर होता है, उस इनकाउंटर में दो एक्चुअल में जो लुटेरे थे वो जो है इनकाउंटर में पकड़े जाते हैं। याशीन मुजाहिदीन ये 2 हैं। जब हम लोगों ने बैक ट्रैकिंग करी है तो बैक ट्रैकिंग करने में महफूज जो शुरू में जिसका पैसा जिसके पास आना है, जिसका एड्रेस वो टेमरी का है, और उन्होंने ये भी दिखाया है कि वो वेयर हाउस का पता है, इनकी टेमरी का बहुत एस्टेब्लिश नहीं है और स्क्रैप का भी बहुत बड़ा। तो वहीं सहारनपुर के बड़गांव इलाके में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब बनाने वाले आरोपी को पकड़ लिया। 27 फरवरी 2026 को ग्राम बड़ेड़ी मजबा छापेमारी के दौरान राहुल पुत्र महेंद्र को गिरफ्तार किया गया। मौके से 150 लीटर कच्ची शराब, 300 लीटर लहन और साथ ही शराब बनाने का सामान जैसे भट्टी, ड्रम, पाइप और बोतलें बरामद हुई हैं। इस मामले में थाना बड़गांव पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।